मुझे क्या करना होगा? कुमार ने बेचैनी से पूछा। खान ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस ऐश करो और पैसे कमाओ। कुमार बोला, फिर भी महाराज, आखिर कोई सेवा तो करनी होगी। खान ने कहा, हाँ, जैसे आज मैं अचानक तुमसे मिला। कभी कभी कोई मेहमान इस तरह दिन या रात के किसी समय तुम्हारे पास आया करेगा। अपनी पहचान करवाने के लिए वो तुम्हारे सामने मेरा नाम लेगा, बस इतना काफी है। वो तुम्हारे पास एक आध दिन या रात गुजारेगा और चला जाया करेगा, लेकिन हर आने वाला तुम्हारी झोली भर जाया करेगा। बस जरा आंखें और कान खुले रखा करो। इलाके में इर्द गिर्द जो कुछ सिक्योरिटी वाले करें उस पर नजर रखना तुम्हारा काम है। तुम्हारा फर्ज होगा कि अपने किसी आदमी की हवा भी सिक्योरिटी वालों को न लगने दो। वो बोला, बस महाराज, ये भी कोई काम है? वो खुशी से दीवाना हुआ जाता था। खान ने कहा, तुम्हें इतने से काम का मुआवजा भी हजारों रुपए मिला करेगा। और हाँ, जब कभी मन मौज मेला करने को चाहे तो हमें इशारा कर देना। भारत के जिस बड़े शहर की दिल चाहे हम तुम्हें सैर करवा देंगे, और बाकी सब कुछ भी। हाँ, एक बात और, इस गुरोह के किसी आदमी को जो तुमसे मिलने आए कभी शराब और औरत के चक्कर में न डालना, ना ही उसके सामने कभी खुद इन दोनों का नाम लेना। उसके लिए अलग से बंदोबस्त होगा। हम काम के दौरान कोई गैर जिम्मेदार हरकत बर्दाश्त नहीं करते। खान ने उसे मुकम्मल गिरफ्त में ले लिया था। कुमार ने पूछा, आपका एड्रेस क्या होगा महाराज? उसे काम की बात तो अब याद आई थी। खान ने कहा, कोई नहीं, हम में से किसी का कोई एड्रेस नहीं होता। हम लोग खुद ही तुमसे राब्ता कायम किया करेंगे। वो बोला, अगर आप तक कोई बात जल्दी पहुंचानी हो तो? कुमार अक्लमंद नजर आने की कोशिश कर रहा था। खान ने कहा ना, हमारा आदमी तुमसे मिलता रहेगा। हम हफ्ते या 15 दिन में एक आध बार तुमसे राब्ता किया करेंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता तुम अपना एतमाद कायम कर लोगे और हमारे ज्यादा नजदीक आ जाओगे तो फिर इसकी जरूरत भी बाकी नहीं रहेगी। देखो कुमार जी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ज्यादा गर्म गर्म खाने की कोशिश में अपना मुंह मत जला लेना। हाँ, हमें भाड़े के टट्टू यहाँ हजारों मिल जाते हैं। हम किसी से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन हमारा उसूल जरा अलग है। बस मेरा मन तुम पर आ गया और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया। अगर हमारी बातों से इत्तेफाक हो तो हाँ करना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। मैं तुम्हें और पैसे भी दे दूंगा और तुम्हारी जरूरत भी पूरा करता रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। लेकिन एक दफा जब तुम धंधे में हमारे साथ ही बन जाओगे तो फिर हमारे बताए हुए उसूलों पर अमल करना होगा, वरना मौत किसी भी लम्हे तुम्हें आ लेगी। कुमार ने सर तस्लीम खम किया और कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ महाराज। खेतों के बीचों बीच वो मुख्तलिफ पगडंडियां मुड़ता चला जा रहा था। बातों ही बातों में उन्हें वक्त का अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था। यूं भी खान ने इतनी अहम और दिलचस्प गुफ्तगू शुरू कर रखी थी कि कुमार के लिए ज़मानो मकान का एहसास खत्म होकर रह गया था। उसका जी चाहता था कि इसी तरह पंडित जी उसके लखपति होने की बातें करते रहें। उसने खेतों में एक रास्ता इख्तियार किया था कि 2-2.5 घंटे पैदल चलने के बाद खान को शहर के आसार नजर आने लगे। इस दौरान वो किसी भी चुंगी या चेक पोस्ट के नजदीक से नहीं गुजरे थे। बातों ही बातों में उन्होंने करीबन 5 मील का सफर तय कर लिया था। रास्ते में शायद ही कहीं कोई उनके करीब से गुजरा हो। खान ने अंदाजा लगा लिया था कि कुमार में एक अच्छे गाइड की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और वो ऐसे रास्तों से भी आगाह था जो उसकी दानिस्त में महफूज रास्ते थे। ऐसे ही आदमी की तलाश तो उसे थी, लाशौरी तौर पर ही सही, लेकिन कुदरत ने उससे बड़ा अहम काम लिया था। कुमार की दरियाफ्त उसका कोई मामूली कारनामा नहीं था। शहर में दाखिल होने से पहले उसने कुमार को रुकने का इशारा किया। इस मर्तबा फिर उसका हाथ जेब में रिंगा और 100 रुपए का एक नोट निकाल कर उसने हक्के बक्के कुमार को थमा दिया। ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। यहाँ से तुम अलग हो जाओ। राम राम। खान ने शशदर कुमार को वहीं छोड़ा और शहर की तरफ घूम गया। कुमार हैरानी से उसको जाते हुए देख रहा था। बमुश्किल उसके मुंह से राम राम निकला। इस आखिरी वार ने तो उसे बिल्कुल ही घायल कर दिया था और वो ज़हनी तौर पर खान के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार हो गया था। कुमार को वहीं छोड़कर वो दूसरी समत घूम गया। कुमार उसे तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक खान दरख्तों के झुंड में गायब नहीं हो गया। अब वो उस नाले के किनारे खड़ा था जो शहर और उस इलाके के दरमियान हदबंदी का काम दे रहा था। नाले पर थोड़े थोड़े फासले पर लकड़ी और लोहे के गार्डरों की मदद से पुल बने हुए थे जिन पर से लोग आर पार आ जा रहे थे। खान भी एक लकड़ी का पुल उबूर करके शहर में दाखिल हो गया। उसके सामने शहर का बाजार फैला हुआ था। इस बाजार में जरूरियात जिंदगी की हर शय दस्तयाब थी और दुकानदार एक दूसरे से ज्यादा बुलंद आवाज में अपनी अपनी अशिया की तशहीर कर रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोगों की भीड़ के बीचों बीच रास्ता बनाता बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था।
एक कदरे मॉडर्न स्टोर पर रुककर उसने अपने लिए एक रेडीमेड पतलून खरीदी और वहीं अपने जिस्म पर फिट कर ली। पुराने कपड़े थैले में मुंतकिल हो चुके थे। दुकान से बाहर आकर उसने वो थैला एक छोटे से होटल के नजदीक रख दिया, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई भूल गया हो। थैले से कुछ फासले पर खड़े होकर वो उसका कनखियों से जायजा लेता रहा। बमुश्किल 2 ही मिनट बाद उसने दबे कदमों एक हिंदू लाले को थैले की तरफ बढ़ते देखा। पहले तो वो थैले के पास लाताल्लुक सा खड़ा हो गया, फिर उसने लोगों की नजरें बचाकर थैला बगल में दबाया और बड़ी तेजी से भीड़ में गायब हो गया। खान ने उसे दूर तक जाते देखा और फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि थैला किसी खास आदमी के हाथ नहीं लगा। वो तसव्वुर कर सकता था कि लाला जी ने घर पहुंचकर ही दम लिया होगा। बाजार में बनी वाहिद सड़क के फुटपाथ पर लगी खांचों की कतार में बैठे एक ऐनक फरोश से उसने बज़ाहिर एक कीमती ऐनक भी खरीद ली। स्याह शीशों की इस ऐनक ने उसके चेहरे को खासा रोबदार बना दिया था। अब उसकी मंजिल ब्रीफकेस फरोख्त करने वाले की दुकान थी। बाजार में बनी वाहिद दुकान से उसने एक ब्रीफकेस भी खरीद लिया और जब आंखों पर चश्मा लगाए ब्रीफकेस हाथ में थामे वो बाहर निकला तो खासा मुअज़्ज़ज़ शहरी दिखाई दे रहा था। एक चांदी की जंजीर में टंगी विष्णु माता की मूर्ति उसके गले का हार पहले ही बन चुकी थी और वो किसी बिगड़े हुए हिंदू घराने का पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी मुलाजिम दिखाई दे रहा था। लारी अड्डे पर पहुंचकर उसने बड़े इत्मीनान से टिकट घर से भटिंडा का टिकट खरीदा और एक तरफ हट कर खड़ा हो गया। वो सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में गोल्ड फ्लेक की डिबिया और माचिस पकड़ी हुई थी। सिगरेट सुलगाकर वो बड़े पुरवकार अंदाज में उसके कश लगा रहा था। रात की नींद गो के मुख्तसर थी, लेकिन इतने मामूली से आराम ने भी खान को बिल्कुल ताजा दम कर रखा था। उसके नजदीक से गुजरने वाले एक उचटती सी नजर डालकर आगे निकल जाते। उसके मुताल्लिक किसी के जहन में शक पैदा ही नहीं हो सकता था। सिगरेट उसने करीबन आधा पीने के बाद बड़ी लापरवाही से अपने जूतों तले मसल दिया। लारी ने हॉर्न बजा दिया था और वो अब नपे तुले कदमों से लारी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सीट पर एक रिटायर्ड हिंदू लाला बैठा था। उसकी आंखों पर लगे चश्मे के मोटे मोटे शीशे इस बात की चुगली खा रहे थे कि आदमी कुछ शुद्ध-बुद्ध रखता है। जिस सीट पर खान बैठा वो 2 आदमियों वाली सीट थी। उसके दाएं हाथ उसी लाला की फैमिली की 2 लड़कियां बराजमान थीं। खान ने उन लोगों की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया था कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं। क्षमा कीजिए, उसने बड़े मुअद्दब लहजे में अपने हमराही को मुखातिब किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बूढ़ा उसकी भरपूर शख्सियत तले दब चला था। बस की रवानगी तक उन लोगों की आपस में होने वाली गुफ्तगू से खान को बहुत कुछ समझ आ गया था। वो जान चुका था कि ये लोग किसी शादी की तकरीब में शिरकत करने के बाद वापस जा रहे हैं। ये फैमिली दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन अपने किसी अजीज के यहाँ किसी तकरीब में ये लोग भटिंडा से होकर जाना चाहते थे। क्या शुभ नाम है आपका? बूढ़े को शायद बोलने का मरज था। खान के मुंह में जो आया वही कह दिया, जी अरुण कुमार। क्या करते हैं? बूढ़ा उससे मुकम्मल तारुफ पर तुला हुआ था। खान ने कहा, लंबी कहानी है श्रीमान जी। खान ने उसे अब सुनाने के लिए एक कहानी तैयार कर ली। उससे भी ज्यादा बूढ़े की हिस्से मजाह भड़की। बस का एक कंडक्टर बहुत बेढब और खासा लंबा था। उसने कंडक्टर ही की तरफ इशारा किया। खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी काम का आदमी निकला। कम से कम वो सफर की बोरियत से तो बच जाएगा। लेकिन इतना ही क्यों, उसने तो मुस्तकबिल के मुतालिक भी मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। अगर बूढ़ा खुद ही उसके जाल में फंसा जा रहा था तो वो कौन होता है उसे रोकने वाला? आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। न सिर्फ इतनी लंबी बल्कि इससे भी ज्यादा बेढंगी। खान ने गोया के मुस्कुराते हुए कहा था, लेकिन उसका लहजा बूढ़े के जज्बे रहम को बेदार करने के लिए काफी था। इस मर्तबा बूढ़े ने करीबन उसके कान के नजदीक मुंह लाकर सरगोशी की थी। बहुत गहरी बातें करते हो महाशय, कहीं कोई इश्क का चक्कर तो नहीं? खान ने कहा, अरे नहीं अंकल, इतनी फुर्सत ही जिंदगी में कहाँ मिली, लेकिन आप अपना परिचय तो करवाइए। वो बोला, हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही चुका था। जगन्नाथ सुहाय नाम है मेरा। आज से 6 माह पहले तक रेलवे में सुपरिटेंडेंट था। अब रिटायर्ड हूँ और घर बैठा मक्खियां मार रहा हूँ। बिजली के कौंदे की तरह एक ख्याल उसके जहन में लपका और उसने कह दिया, खैर अब हमसे मिलने के बाद आप बेकार तो रहने के नहीं। बूढ़े ने इतनी जोर से कहकहा लगाया कि अगली सीट पर बैठी दोनों उसकी लड़कियां चौंक कर उसे देखने लगी। उसने लड़कियों से कहा, सॉरी। फिर खान से मुखातिब हुआ, अजीब जमाना आ गया है यार, न कोई खुलकर हंसने देता है न रोने देता है। हाँ, कुछ अपना जुग्राफिया भी बताओ ना महाशय। खान ने उससे नजरें हटाकर अपने चेहरे पर खासी सोगवारी पैदा की और बस की छत को घूरने लगा। फिर चंद लम्हे बाद ठंडी सांस लेकर बोला,
बड़ी अजीब बात है अंकल, आपके नजदीक बैठते ही आपसे परिचय हासिल करने से भी पहले न जाने क्यों मैं आपको अपना जानने लगा था। यूं लगता है कि जरूर किसी पिछले जन्म में मेरा और आपका कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। जरूर ऐसा है, वरना यूं इतनी जल्दी मैं किसी से बात नहीं करता। इस मर्तबा उसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि वो खुद अपने आप को दिल ही दिल में दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि बूढ़ा खासा सीरियस हो गया था। हाँ बेटा, ऐसा होता है, खुद मेरे साथ भी जिंदगी में कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब मुझे बिल्कुल यूं लगा जैसे मैं अपने मदार से बिछड़ा हुआ कोई सितारा था तो लौट आया हूँ, जैसे कोई कूंज अपनी डार से बिछड़कर वापस उनसे मिल जाए। तुम्हारा मन बड़ा बोझल है, कह डालो दिल की बात, दिल हल्का हो जाएगा बेटा। इस दुनिया में किसी के पास किसी की बात सुनने की फुर्सत भी तो नहीं है। फिर वो खुद भी मुस्कुराया। लेकिन मेरे पास है, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ ना। उसका लहजा अब खासा गंभीर हो चला था। आगे बैठी लड़कियों ने अब इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। वो उसे अपने पिताजी का कोई पुराना जानने वाला समझने लगी थी। दोनों के कान उनकी गुफ्तगू पर ही लगे हुए थे। ये अंदाजा खान न लगा सका कि वो इस खटारा नुमा बस के शोर में उसकी आवाज सुन भी पाएंगी या नहीं। लड़कियों ने अपनी नशिस्तों पर अब पहलू बदलने शुरू कर दिए थे। भारतीय नारियों की फितरी कमजोरी उन पर भी गलबा पाने लगी थी। दोनों अब खासी तिरछी होकर बैठ रही थी। दाएं हाथ वाली लड़की तो अब इस पोजीशन में आ चुकी थी कि बराह रास्त खान की आंखों में झांक सके। खान ने बूढ़े को कुरेदना शुरू कर दिया। उसकी कहानी बर्रे सगीर के हर रिटायर्ड आदमी से मिलती जुलती थी। जिंदगी भर मेहनत की, अब जरा आराम का वक्त आया तो अपनों ने धुतकारना शुरू कर दिया। अब यही अलमिया बूढ़े जगन्नाथ सुहाय की जान का रोग बना जा रहा था। खान के पास इजहार हमदर्दी के लिए अल्फाज का बेपनाह जखीरा मौजूद था, जिसका उसने बेदरेग इस्तेमाल किया। और जब वो लोग एक स्टॉप पर रुके जहां बस ने करीबन 15-20 मिनट ठहर कर चलना था, तो बूढ़ा सुहाय उसकी मुकम्मल गिरफ्त में आ चुका था। बस स्टैंड में बने एक होटल के कैबिन में जगन्नाथ की सारी फैमिली मौजूद थी। खान दानिस्ता बाहर खड़ा रहा, लेकिन सुहाय उसे जिद करके अंदर ले गया। उसने अपनी फैमिली का तारुफ उससे करवाया। बड़ी बेटी मिसेस सुशील शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसने अपने जिस्म से गफलत नहीं बरती थी। और अगर सुहाय न बताता तो खान उसकी बजाय सुहाय की दूसरी बेटी आशा को उन बच्चों की माँ समझ लेता। तीसरी बेटी, जो अब तक खासी टेढ़ी होकर खान को कनखियों से देखती आई थी, सुशील से छोटी और आशा से बड़ी थी और एक कॉलेज में ग्रेजुएशन के आखिरी साल की तालिबा थी। खान ने खुद ही उसका तारुफ दरियाफ्त किया था। क्या शुभ नाम है आपका? उसने बड़ी लजाजत का मुजाहरा किया और कहा, जी रमा। अगर वो अकेली होती तो खान जरूर उसके इस अंदाज़े तकल्लुम पर कोई तबसरा करके उसके दिल में अपने लिए पहले से मौजूद जगह पर कब्जा जमाने की कोशिश करता। लेकिन जहां उसने एक खास अंदाज से मुस्कुराने पर ही इक्तिफा किया। ये अलग बात कि उसके मुस्कुराने की एक अदा भी रमा को जरूरत से ज्यादा भा गई। सुहाय के वाहिद लड़के का नाम किशोर सुहाय था, जो था तो 10वीं जमात का तालिब इल्म, लेकिन अपनी उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता था। खान ने अपनी तरफ से खासी पुरतकल्लुफ चाय का ऑर्डर दिया। सिवाय रमा और सुहाय के बाकी किसी ने भी चाय नोशी और उससे मुतल्लिका लवाजिमात नोश करने में बुखल से काम नहीं लिया था। सुशील के दोनों ही बच्चे नन्ना, श्रीवास और मीनाक्षी इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ वाक़े हुए थे। अपनी माँ की आंखें दिखाने और घूरने को उन्होंने यकसर नजरअंदाज कर दिया। बैरों को बिल देते हुए खान ने जिस बेरहमी से उसे टिप किया था, उस पर इस दरमियाने दर्जे की फैमिली का चौंकना बिल्कुल फितरी था। बस में सवार होने तक वो रमा को अपनी वजाहत और बाकियों को अमारत का कायल कर चुका था। बस के चलते ही बूढ़ा सुहाय उसका दुख जानने पर बजिद हुआ और खान को बादल नखास्ता बताना ही पड़ा कि पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उसके दोनों बड़े भाई जो शादीशुदा हैं, सांप बनकर दौलत पर बैठ गए हैं। माँ बचपन ही में मर गई थी। जब वो बड़े भाइयों को खुद पर होने वाली ज्यादतियों का एहसास दिलाता है तो वो उल्टा उसे आवारा और लापरवाह कहकर मुर्दे इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं और अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाने की धमकी देते हैं। ले लो ना तुम अपना हिस्सा और अलहदा बिजनेस कर लो। बूढ़े सुहाय के मुंह में पानी भर आया और वो फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। अंकल, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। खान ने ठंडी आह भरी। बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि पिछले जन्म में जरूर तुम्हारा मेरे साथ कोई नाता रहा है, फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हो। सुहाय ने बड़े गंभीर और हमदर्दाना लहजे में उसे तसल्ली दिलाई। जवाब में जिस रद्द अमल का इजहार खान ने किया था वो सुहाय के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसने जगन्नाथ सुहाय का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर बड़ी नरमी लेकिन इंतहाई मोहब्बत से दबा दिया था और जब सुहाय की नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो तड़प कर ही तो रह गया। बेचारे अरुण कुमार की आंखों में तैरते आंसू उसकी ऐनक के शीशों में से भी साफ दिखाई पड़ते थे। खान ने जेब से रुमाल निकालकर ऐनक को एक हाथ से ऊपर उठाए हुए आंखों से आंसू पूंछे और अपना मुंह खिड़की की तरफ करके खुद को दिल ही दिल में शाबाश
शाबाश देने लगा। सुहाय ने उसकी पीठ थपकते हुए उसे हौसला दिया और मर्दों की तरह जिंदगी गुजारने का मशवरा भी दिया। दोनों फिर नॉर्मल लहजे में बातें करने लगे। इस दौरान सुहाय ने खुद ही एक तजवीज उसके सामने रख दी। मुझे अगले महीने तक अपने बकाया जात मिल जाएंगे, अगर तुम मुनासिब समझो तो मिलकर कोई बिजनेस कर लेंगे। बेटा तुम मुझे अपने स्वर्गवासी पिता से बढ़कर पाओगे। खान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस ली और सुहाय से मुखातिब हुआ। अंकल, आपको अपने बकाया जात की जरूरत पेश नहीं आएगी, उन्हें किसी और वक्त के लिए संभाल रखिए। मेरे पास दौलत बहुत है लेकिन प्यार नहीं। मुझे तो बाप की पिदराना शफकत ही चाहिए थी और वो मिल गई। मैं आपसे दिल्ली में मिलूंगा और वही करूंगा जो आप चाहेंगे। बूढ़ा सुहाय जोश मोहब्बत से पिघल गया। उसने कपकपाते हाथों से खान के दोनों कंधे दबाकर अपनी इस कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की। बूढ़े ने न सिर्फ जबानी उसे दिल्ली में अपने घर का पता समझाया, बल्कि रमा को यह भी कहा था कि वो अपनी डायरी के एक वर्क पर अरुण कुमार को एड्रेस लिख कर दे दे। रमा ने ये खूबसूरत फरीजा बड़े एहसन तरीके से और मुस्कुराते हुए अदा किया। उसने न सिर्फ एक कागज पर एड्रेस लिखा बल्कि एक टेलीफोन नंबर कोने में लिखकर पीपी रमा के अल्फाज भी अंग्रेजी में लिख दिए। ये काम उसने इतनी होशियारी से किया था कि अपने साथ बैठी बहन सुशील को शक तक होने नहीं दिया। ये एड्रेस वाला कागज भी उसने बराह रास्त खान को थमाया था, जिसने एक कोने में लिखे टेलीफोन नंबर पर मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। बटिंडा आ गया, सब लोग उतर गए। यहाँ से उन्हें अलग हो जाना था। सुहाय ने खान को उस घर का एड्रेस भी समझा दिया था जहाँ उन लोगों ने शादी की तकरीब में शिरकत करनी थी। ये उसके साले का घर था और उसने खान से बजिद होकर वादा लिया था कि वो जरूर कम से कम इस शादी में शिरकत के लिए आएगा। खान ने उनकी खुशी के लिए बादल नखास्ता ये वादा कर लिया, वरना वो तो बज़ाहिर इतना मजबूर था कि अपनी कारोबारी औकात में से 1 घंटा भी फरागत के लिए नहीं निकाल सकता था। जब सुहाय ने उससे यहाँ का एड्रेस दरियाफ्त किया तो अरुण कुमार जी ने बड़ी खुश उस्लूबी से उसे टरखा दिया। अंकल, अजीब बात पूछी आपने भी। भाई एड्रेस कैसा? तमाम मार्केटें ही अपना एड्रेस हैं। मैं यहीं पर घूमूंगा, कुछ पैसे लेने हैं और कुछ नए ऑर्डर्स। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन शादी पर आने का वादा नहीं भूलना। उसने जिद्दी बच्चों की तरह खान से यकीन दहानी चाही। जाते हुए मीनाक्षी को लारी अड्डे से खूबसूरत गुड़िया का तोहफा खरीद कर देना नहीं भूला था। नन्ही मीनाक्षी कब से उस गुड़िया पर नजरें जमाए माँ से उसके हुसूल के लिए बजिद थी, लेकिन हर मर्तबा मिसेस सुशील उसे घूर कर रह जाती। रहने देते भाई साहब, इसकी तो आदत ही ये है, हर चीज के लिए मचल जाती है। मिसेस सुशील ने एहसास तशक्कुर में डूबने के बावजूद फरार की राह ढूंढनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी भी यही आदत है, लेकिन मेरा केस जरा मुख्तलिफ है, मुझे कोई लेकर नहीं देता। दीदी, वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग मौजूद हैं। उसका लहजा इतना गंभीर था कि मिसेस सुशील दहल कर ही तो रह गई। रमा के दिल में तो उसके लिए अब मोहब्बत के साथ रहम और हमदर्दी के जज्बात भी पैदा होने लगे थे। इन लोगों से रुखसत होते हुए खान ने खास तौर से रमा ही की तरफ हाथ बांध कर प्रणाम किया था, जो अपने सीने के सामने हाथ बांधे बिल्कुल देवी की तस्वीर की मानिंद उसे तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो एक नजदीकी बस के पीछे गायब न हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।